गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी का पढ़ाई जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जैसे कि हम अपना पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम चैप्टर करेंगे एनबीएफसी। ओके। तो एनबीएफसी एक बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। तो अभी इसको हम 15-20 मिनट्स में ही खत्म कर देंगे, एकदम छोटू सा वीडियो बनेगा। तो इसको फटाफट हम स्टार्ट करते हैं एनबीएफसी का चैप्टर। चलो। ये क्या पहले क्वेश्चन क्या है कि सिद्धार्थ ऑटो फाइनेंसियर्स लिमिटेड इज एनबीएफसी है। ये क्वेश्चन में ना बैंकिंग और एनबीएफसी में कंफ्यूज नहीं होना। बैंकिंग वाले में बैंकिंग लिखा रहेगा और एनबीएफसी वाले में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एनबीएफसी कंपनी है। तो वो प्रोवाइड करते हैं फिनेंस फॉर परचेजिंग ऑफ ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया है हमें। और यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है ओवरड्यू बट अकाउंट फिर बाद में क्या रिकॉग्नाइज कितना कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में उतना इंटरेस्ट अमाउंट दिया है यहाँ पर। ओके। फिर यहाँ पर हमें दिया है कि नेट बुक वैल्यू दिया आउटस्टैंडिंग कितना है। तो ये पीरियड दिया है कब से कब तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब 12 मंथ्स तक कितना है, 24, 30, 45, 60। इंटरेस्ट अमाउंट दिया, उसका नेट बुक वैल्यू दिया। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली ना ऐसे एक टेबल बना देने का जब भी हायर चार्जेस अप टू 12 मंथ है। तो अभी इसमें ना जब भी नेट बुक वैल्यू और हमें प्रोविजन बनाना है इन केस ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी का प्रोविजन कैसे अप टू 12 मंथ्स नील बनता है। तो अप टू 12 मंथ्स नील। फिर 12 से 24 मंथ्स कितना बनेगा, 10%। कितना बनेगा, 10%। तो ये 12 से बट अप टू 24 मंथ्स तो कितना बनेगा, 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू 4,000 का, सॉरी 30,000 का 10% कितना हो जाएगा। सॉरी, इसका अप टू 12 मंथ्स का कुछ नहीं था। फिर 12 से 24 मंथ्स का 4,000 का 10% आ जाएगा हमारा, ये 400। फिर 24 से 36 मंथ्स, ये 24 से 36 मंथ्स के बीच में जिसका भी है उसका 40%, मतलब 30 इंक्रीज होता रहेगा हर क्वार्टर में। मतलब ये 30 इंक्रीज हुआ, 40 हो गया, इसका आ गया 40%। फिर ये आएगा 36 से 48 मंथ्स तक। तो ये कितना है, इसका कितना आ जाएगा, 70%। 40 + 30 70 आ जाएगा। तो ये 70% आ गया नेट बुक वैल्यू का। फिर मोर देन 48 मंथ्स उसका कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 100% ही आएगा। 48 मंथ्स के ऊपर है तो 100% आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 100%। तो इस हिसाब से हमारा टोटल प्रोविजन आ गया। चिंदू सा क्वेश्चन है भाई, एकदम फुक्कट के मार्क्स है आप लोगों को, फुक्कट के। तो यहाँ पर कैसे करना है, प्रोविजन बनाना है इन केस ऑफ एनबीएफसी। तो पहले क्या, अप टू 12 मंथ्स नील आ जाएगा। 12 से 24 कितना है, 10%। 24 से 36 मंथ्स कितना है, 40%। 36 से 48 कितना है, 70। फिर 48 से ज्यादा होगा तो 100% हो जाएगा, मतलब 30 इंक्रीज होगा। पहले 10, 40, 70, 100। ओके। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यूनिवर्सल फाइनेंसर्स जो है इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दे कि एनबीएफसी है। फिर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स एडवांस ऑफ 440 लाख का एडवांस का इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी 550 अकाउंट से लास्ट 3 महीने का और अमाउंट ओवर ड्यू 105 लाख से। टोटल कितना अकाउंट से, 550 अकाउंट से। और टोटल ओवर ड्यू कितना अमाउंट है इसका, 105 लाख। उसमें से 75 अकाउंट्स 4 मंथ्स का है। अमाउंट ओवर ड्यू हमें करना क्या है, क्लासिफाई द एसेट ऑफ द कंपनी इन लाइन विद एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी में। ठीक है। तो अभी पहले ना तो हम लोग ऐसे हेडिंग लिख देंगे, स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, जो भी दिया था। ओके। फिर अभी पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि 70, ये जो दिया है ना 550 टोटल दिया है। तो अभी टोटल का बाइफर्केशन कैसा है वो हमें नोट डाउन करना है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल में कैटेगराइज करना है। तो पहला 75 अकाउंट्स 4 महीने के लिए 64 लाख का। तो ये जो 75 अकाउंट्स 4 महीने के लिए है, ये स्टैंडर्ड हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड में अप टू 12 मंथ्स आता है। ओके। स्टैंडर्ड में कब तक आता है, अप टू 12 मंथ्स तक हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आ जाएगा 64 लाख 75 अकाउंट्स का। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है ऊपर, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि 25 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स। बट ये 25 अकाउंट्स के रिलेटेड यहाँ पर नीचे भी एक एडजस्टमेंट दिया था, हम इसको थोड़ा टाइम के बाद रुक के देखते हैं। फिर 15 अकाउंट्स का बोल रहा है कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 3 years, वो भी अनसिक्योर्ड। तो मतलब क्या आ जाएगा, 82 लाख का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो डाउटफुल है क्योंकि ये दिस इज क्वेश्चन में बोला है कि डाउट, पहले तो मोर देन 3 years है तो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा। और अनसिक्योर्ड है तो ये लिखे, यहाँ पर लिख देने का 15 अकाउंट्स आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 years, और ये पूरा 82 अमाउंट आ जाएगा।
कितना आ जाएगा पूरा 82, ये आ गया। फिर क्या बोला है हमें कि 8 accounts of 33 lakhs have been identified as non recoverable by the management। 8 अकाउंट्स का 33 लाख नॉन रिकवरेबल मतलब लॉस हो जाएगा ये अपना। तो ये 8 अकाउंट्स को हम नीचे लॉस में कंसिडर करेंगे। 8 अकाउंट्स ऑफ आइडेंटिफाइड दिस लॉस मैन अकाउंट्स, तो ये आ गया अपना 33 लाख्स। फिर क्या अभी ये जो 25 अकाउंट्स का क्या बोला था हमें कि आउट ऑफ 25 अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स, उसमें 17 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 17 अकाउंट 25 में से 17 अकाउंट क्या ऑलरेडी सबस्टैंडर्ड क्लासिफाई कर दिया है, जिसका अमाउंट कितना है 19 lakhs। तो 17 अकाउंट्स को तो डाउटफुल है, तो मोर देन 12 मंथ से अप टू 12 मंथ्स होगा तो ही स्टैंडर्ड में आएगा, और सब स्टैंडर्ड में लेस देन 12 मंथ्स और वो सभी आएगा। तो अगर मोर देन 12 मंथ्स हो रहा है तो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा वो। तो 17 अकाउंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किया और मोर देन 12 मंथ्स, तो वो आ जाएगा इधर डाउटफुल कैटेगरी में। ओके, तो ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं कि अदर्स आर आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। यहाँ पे लेस देन 12 मंथ्स बोले तो मतलब सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा। अभी अदर क्या मतलब अदर क्या, अभी 25 में से 12 अकाउंट्स हमने, हाँ 25 में से 17 अकाउंट्स हमने सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई किया। अभी हमने देखा कि हमने डाउटफुल में लिखा था, तो अभी बचा कितना 25 में से 17, तो ये 8 अकाउंट्स और बचा है। तो 8 अकाउंट्स का हमने सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई किया फॉर लेस देन 12 मंथ्स। सब स्टैंडर्ड बोल के इधर लिख मत देना, बस देखना कि कितने पीरियड के लिए है। तो फॉर लेस देन 12 मंथ्स है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 अकाउंट्स था, वो बैलेंसिंग 25 में से 17 किया, तो ये इधर आ गया 8 अकाउंट्स जो 12 मंथ्स के लिए 47 अमाउंट आ गया। अभी अभी ये जो 550 अकाउंट्स हमें क्वेश्चन में दिया था, ओवरड्यू है फॉर 3 मंथ्स 105 lakhs, ये भी हमने लिख दिया। और यहाँ पर टोटल कितना है 440 lakhs है। ओके, 440 lakhs में से ये तो हमें टोटल पता है, तो ये टोटल लिख देने का यहाँ पर 440 lakhs, और हमें इसका फिगर मिल गया, ये भी हमने लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, और ये लिखा है। अभी अकाउंट्स में अभी बैलेंसिंग फिगर ये मैच नहीं हो रहा है अपना टोटल से, तो ये जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है 90 lakhs, ये हमारा हो जाएगा अकाउंट्स में जाएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो ऊपर 440 lakhs का क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, तो ये हमें टोटल में लिखना है, और जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर रहेगा ये स्टैंडर्ड एसेट्स में अकाउंट्स में ये एडजस्ट, ये इसका बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, इजी सम है। फिर बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 3 अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर 64 lakhs, ये सेम अभी जो ऊपर किया ना सेम क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता है कहीं पर भी रुकते तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। तो विकास फाइनेंस इज एनबीएफसी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया है यहाँ पर, पेड अप क्या लायबिलिटी साइड दिया है और एसेट साइड दिया है। लायबिलिटी में पेड अप इक्विटी रिजर्व्स लोन्स डिपॉजिट दे दिया है, और एसेट्स में लीज्ड आउट एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, डिबेंचर ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, कैश इन बैंक बैलेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये सब आ गया है। हमें क्या निकालना है, रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर नेट ओन्ड फंड्स ऑफ विकास लिमिटेड एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और यहाँ पर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बोला है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ये तो डिफरेंस आप लोग को समझ में आएगा। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट में हम क्या डिफरेंस है दोनों में, एक ही रेट का ही डिफरेंस है। तो पहले हम अभी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट का देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा पेड अप कैपिटल कितना है, तो ये 250 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो नेट ओन फंड निकाले, तो नेट ओन फंड में क्या लेते हैं हम, पेड अप कैपिटल और रिजर्व से लेते हैं। तो 1250 इसका आ गया 1500 रुपया। और यहाँ पर कोई फिक्टिशियस एसेट रहेगा तो यहाँ पर फिक्टिशियस डेफर्ड एक्सपेंडिचर ये ले लिया हमने 500। ओके, तो ये 500 लेस करके ये आ गया हमारा ए। और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है सब्सिडरी में, ये 275 और 225, तो ये भी हमने इधर लिख दिया 275 टू 25 500। तो अभी 10% ऑफ ए निकालने का, इसका जो ऊपर निकाला ना हमने नेट ये लायबिलिटी साइड में पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का, उसका 10% निकाला, 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100। तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, 100 ही करना चाहिए था, और हमने किया कितना इन्वेस्टमेंट 500। तो हमने एक्सेस कितना किया इन्वेस्टमेंट ओवर 10% ऑफ ए, 400 का एक्सेस इन्वेस्टमेंट किया, तो अभी उतना लेस हो जाएगा हमारा
तो नेट ओन फंड निकालने के लिए तो नेट ओन फंड कैसे आ जाएगा? ये 1000 जो हमने लायबिलिटी साइड था उसमें से ये जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है वो लेस होके हमारा आ जाएगा नेट ओन फंड 600। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। फिर एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ इनकम रिकॉग्निशन इन केस ऑफ एनबीएफसी। कैसे इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है एनबीएफसी के केस में? तो पहले तो इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा? शैल बी बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से होगा। फिर बाद में इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट और एनी अदर चेंजेस इन ऑन एनपीए शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। एनपीए में हम अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करते, जब वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। Any such incomes recognized before the asset become non-performing and remaining unrealized shall be reversed। और जो भी इनकम ये जो एसेट्स है उसके नॉन परफॉर्मिंग या अनरियलाइज होने के पहले जो भी रिकॉर्ड हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज एसेट्स where installment are overdue for more than 12 months, income shall be recognized only when higher charges are actually received। अभी हायर चार्जेस में हम कैसे करते हैं? अभी जब भी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू होगा मोर देन 12 मंथ्स के लिए के बाद, तो हम उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? जब हायर चार्जेस एक्चुअली रिसीव हो रहा है। तो अगर वो ओवरड्यू 12 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो गया है तो वो केस में हम उसको रिकॉर्ड तब करेंगे जब वो एक्चुअली रिसीव होगा। ओके, एनी सच इनकम taken to the credit of profit and loss account before the asset become non performing and remaining unrealized shall be reversed। ये ऊपर भी हमने अभी देखा जस्ट कि जो भी एसेट्स को हमें नॉन परफॉर्मिंग बनने के पहले जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस पर ट्रांसफर किया था वो एनपीए बनने के बाद हमें वो सबको रिवर्स कर देना है। ठीक है। तो बाद में इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज एसेट्स व्हेन लीज रेंटल्स आर ओवरड्यू फॉर 12 मंथ्स more than 12 months the income shall be recognized and when lease rentals are actually received। सेम अभी ऊपर हायर परचेज का कैसे किया तो सेम लीज रेंटल का भी अगर ओवरड्यू 12 महीने से ज्यादा है तो हम उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? जब वो एक्चुअली रिसीव होगा। तो नेट लीज रेंटल्स टेकन टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग एंड रिमेन अनरियलाइज्ड। सेम इसको जो हमने एनपीए बनने के पहले जितना भी रिकॉर्ड किया था उसका भी एनपीए होने के बाद उसको पूरा रिवर्स कर देना। सेम सेम ये लीज और इसका सेम ही है, लीज और किसका? हायर परचेज का। फिर लास्ट में क्या बोला कि नेट लीज रेंटल्स मतलब क्या? मीन्स ग्रॉस लीज रेंटल्स एज एडजस्टेड बाय द लीज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन at the rate applicable under schedule 14 of the company act 1956। तो इसमें क्या क्या हम रिकॉग्निशन का करेंगे एनबीएफसी का? सबसे पहले तो इनकम शैल बी बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से हम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एनी अदर चार्जेस और इनकम जब भी इंटरेस्ट उससे भी इनकम होगा तो हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे इसको? जब भी व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। और रिसीव करने के पहले मतलब एनपीए बनने के पहले अगर कुछ भी इनकम होता है तो वो इनकम एनपीए बनने के बाद हम सब रिवर्स करेंगे। सेम लीज चार्जेस और लीज चार्जेस में भी हम ऐसे ही करेंगे। लीज एसेट्स में उसमें भी लीज एसेट्स में भी पहले इनकम को हम लीज रेंट जो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 12 लीज रेंट और कौन सा था? हायर परचेज। ये दोनों का भी लीज रेंट और हायर परचेज का इफ ओवरड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो हम इसको रिकॉर्ड कब करेंगे? जब एक्चुअली रिसीव होगा। ओके, और ये दोनों भी केस में एनपीए बनने के पहले तक जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था तो एनपीए बनने के बाद उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 पॉइंट कंप्लीट। ओके, बहुत इजी था ये, आएगा ना फटाफट लिख देना, एकदम स्कोरिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? While closing its books of accounts on 31st March, NBFC has its advance classified as follow। एडवांस दिया है हमें और बोला क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज अगेंस्ट एडवांस। तो पहले तो क्या नॉन सिस्टमैटिक के हिसाब से बोला और सिस्टमैटिक, यहाँ पर मैंने बोला था ना आपको नॉन सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक, तो यहाँ पर हमें रेट का डिफरेंस आएगा। अभी क्या? अभी पहले तो हम नॉन सिस्टमैटिक के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट का कितना परसेंटेज आएगा? ये हम नॉन सिस्टमैटिक है ना तो हम इसके ऊपर प्रोविजन कम बनाएंगे। तुम नॉन सिस्टमैटिक हो ना तो तुम्हारे ऊपर प्रोविजन बना के कुछ फायदा नहीं है, तो प्रोविजन कम ही बनेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड का 0.25, सब स्टैंडर्ड का कितना आएगा? 10%। ये याद रख ले, एनबीएफसी का परसेंटेज इज डिफरेंट एंड बैंकिंग कंपनी का परसेंटेज इज डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना। इसका पर एनबीएफसी का कितना है? स्टैंडर्ड कितना है? 0.25 इन केस ऑफ नॉन सिस्टमैटिक और सब स्टैंडर्ड का कितना है? 10। तो अभी सिक्योर किसे किसे 20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 30 50 20 30 50 ऐसे 20 30 50 10 20 30 50 ये ले 10 20 ले 30 50 ले, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये क्या 10 सब स्टैंडर्ड का कितना आ जाएगा? 10।
फिर सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर कितना आ जाएगा 20, फिर 1 ईयर टू 3 ईयर के कितना बीच में आ जाएगा 30, मोर देन 3 ईयर कितना आ जाएगा 50, और अनसिक्योर्ड के ऊपर 100 और लॉस एसेट के ऊपर भी 100। तो ये सब प्रोविजन बना के हमारा टोटल प्रोविजन आ गया। अभी हमें करना है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट में सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स का ही परसेंटेज चेंज होगा। सिर्फ नॉन सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक में डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट्स का परसेंटेज चेंज होता है। अभी नॉन सिस्टमैटिक है तो हम उसके ऊपर 0.25 कम परसेंटेज ही प्रोविजन बनाएंगे, और अगर सिस्टमैटिक है तो हम उसके ऊपर कितना परसेंटेज बनाएंगे 0.4 परसेंटेज। ओके, और स्टैंडर्ड के ऊपर सेम, बाकी सब सेम हो जाएगा 10 20 30 50 100, 10 20 30 50 100। तो 10 कितना आएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स का, सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर का 20, 1 to 3 ईयर का 30 और मोर देन 3 ईयर का 50 आ जाएगा। ओके, फिर अनसिक्योर्ड का 100 और लॉस एसेट्स का भी 100 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रोविजन अमाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पहले तो जेम लिमिटेड के एनबीएफसी है, प्रोवाइडिंग हायर परचेजर्स फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है, हमें करना क्या है ओन फंड एंड नेट ओन फंड। ये अभी ऊपर हमने किया था, तो भी मैं आप लोगों को एक बार करा देती हूँ। अभी पेड अप कैपिटल कितना है 2520, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कंपल्सरी कन्वर्टेबल 1035, और फ्री रिजर्व्स हम पेड अप हम कैपिटल लेंगे और फ्री रिजर्व्स लेंगे, तो ये 2520 आ जाएगा। फिर 1035 ये भी आ जाएगा, 243 फ्री रिजर्व्स ये भी आ जाएगा, 56 सिक्योरिटी पेमेंट्स भी आ जाएगा। ओके, फिर कैपिटल रिजर्व में से 220 lakhs आउट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो ये जो बाकी का है मतलब बाकी का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, इन लोगों ने यहाँ पर उल्टा लिख के डाला है। आप लोग 220 माइनस मत करना, इनफैक्ट 220 को रिकॉर्ड करना, क्योंकि जो सेल्स है रहता है हम वही देख लेते हैं। जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से आता है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, उतना लेस करते। यहाँ पर आप लोगों को घुमा सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर दिमाग से ध्यान से देखना। 220 lakhs क्या है, सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन नहीं है यहाँ पर, सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो हमें 220 रिकॉर्ड करना है। मतलब ये 319 में से जो बाकी का है बाकी रिवैल्यूएशन की वजह से है, तो ये 220 हमने ले लिया। फिर इसका टोटल कितना आ जाएगा 4074, और एसेट्स में से इसके पास डेफर्ड एक्सपेंडिचर और बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस करके हमारा ओन्ड फंड आ गया। बट और अभी इन्वेस्टमेंट कितना दिया यहाँ पर 174 और 945, तो वो भी हमने रिकॉर्ड करके उसका टोटल ले लिया, इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया। और हमें करना कितना चाहिए था 10% ऑफ ए, ओन फंड का 10% हमें करना चाहिए था, तो हमें कितना करना था 402 रुपया करना था, और हमने कितना किया 1016 रुपया। तो जितना एक्स्ट्रा किया वो हमारा एक्सेस हो जाएगा, तो ये 402 माइनस ये दोनों में से माइनस कर 116 माइनस 402, तो ये अपना एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो नेट ओन कैसे आएगा, ये जो एक्सेस है ये हमें ओन फंड से माइनस करना है, एक्सेस माइनस ओन फंड आ जाएगा हमारा नेट ओन फंड। ओके, बहुत इजी है ये, आप लोगों को आ भी गया होगा अभी तक। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा था 12 मंथ से अप टू 12 मंथ से, तो क्या आएगा इसका अप टू 12 मंथ नील आएगा 12 से 24 मंथ से कितना आ जाएगा इसका 10%, 24 से 36 मंथ से कितना आ जाएगा 40%, फिर 36 से 48 मंथ से कितना आ जाएगा 70%, मोर देन 48 मंथ से 100% आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 40 70 100%। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग अगर आ गया तो बहुत स्कोरिंग है, बट इसमें ध्यान रखना। ओके, तो विल एंड अ सेशन ओवर हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।